आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज वेब 3 एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेब 1 एंड वेब 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी तक इंटरनेट के बारे में ही सुना है और कुछ लोगों ने शायद वेब 3 के बारे में भी सुना होगा, बट ये वेब 1 वेब 2 क्या होता है? आइए अब समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेब 1 वेब 2 क्या है और वो किस तरह से वेब 3 से डिफरेंट है। बट उससे पहले बेसिक समझते हैं वेब 3 क्या है। वेब 3 जो है उसने बेसिक जो इंटरनेट था जिसे वेब 1 कहते हैं उसको चेंज कर दिया और बहुत इंटरेक्टिव कर दिया है, अपने आप को बिल्कुल इंटरेक्टिव और डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी अब जो नया वेब 3 है उसमें दो बड़े फीचर हैं। एक तो वो बहुत इंटरेक्टिव है और वो डिसेंट्रलाइज्ड, यानी उसे कोई भी एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर रहा है। और ये वेब 3 आने वाले टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत को बदलने वाला है और आपकी और हमारी भी उसमें किस्मत बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है और किस तरह से ये ऑनलाइन वर्ल्ड की फ्यूचर को शेप करेगा, यही हम जानेंगे। बट उससे पहले हम जानते हैं कि वेब 1 क्या होता है। जब हम वेब 1 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वेब 1 एक ऐसा इंटरनेट था जिसे कि हम स्टैटिक वेबसाइट भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि एक हम लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी में जाने के बाद हमने वहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स की वहाँ बुक देखी, शेल्फ में पड़ी हुई थी। हमने कोई भी एक बुक पसंद की और उस बुक को पढ़ा और उसके बाद उसको बुक को वापस शेल्फ में रख दिया। यानी बेसिकली हमने कुछ भी एडिशन नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसी वो किताब थी उसे पढ़ा और वापस से शेल्फ में रख दिया। यानी जो कम्युनिकेशन था वो वन वे कम्युनिकेशन था। बुक जो कहना चाह रही थी वो हमने पढ़ा और बुक को वापस रख दिया। अब वेब 2 ने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया और उस वजह से भूचाल आ गया और बहुत जबरदस्त शेकअप कर दिया। उसने क्या शेकअप किया कि वेब 1 जो था वो स्टैटिक था, वन वे कम्युनिकेशन था। वेब 2 जो है वो सोशल हब के रूप में बन गया। यानी अब जो है अब हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे इमेजेस देखते हैं, हम म्यूजिक भी देखते हैं, ऑडियो विजुअल देखते हैं, है ना, हम म्यूजिक को सुनते हैं, ऑडियो विजुअल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं म्यूजिक के, और हम कोई भी पोस्ट को लाइक करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम वैल्यू एडिशन करते हैं। लेकिन साथ ही याद रखिएगा, जैसे वेब 1 जो था उसके हम कंज्यूमर थे, यानी हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके स्टैटिक वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन देखते थे और उसको हम कंज्यूम करते थे। बट वेब 2 में हम प्रोडक्ट बन गए क्योंकि सारी चीज फ्री है। तो जब इफ एनीथिंग इज फॉर फ्री देन वी आर द प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब कैसे हम प्रोडक्ट बन गए? जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हम गूगल पे, फेसबुक पे आए हैं और हमने उनकी सारी की सारी शर्तें एक्सेप्ट करी। जब हम अकाउंट खोलते हैं तो क्या कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, तो उन्होंने हमसे सब कुछ अपने डेटा के बारे में हाँ करवा लिया है और हमने उनको डेटा दे दिया। दैट इज वाई वी आर द प्रोडक्ट। और डेटा इज द न्यू ऑयल। एवरीबडी नोज कि ऑयल जो है उसने पूरी किस्मत बदल दी थी मिडिल ईस्ट की। इसी तरह जो ये डेटा है इसने इन बड़ी बड़ी कंपनीज की, गूगल, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनी की पूरी किस्मत बदल दी। क्यों? क्योंकि अमेजोन को पता है आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, आपकी क्या लाइकिंग है, आपकी पूरी बाइंग बिहेवियर को अमेजोन को पता है। आपसे ज्यादा वो अमेजोन आपके बारे में जानता है, फ्लिपकार्ट आपसे ज्यादा आपके बारे में जानता है। इसी तरह गूगल और फेसबुक को आपकी ऑनलाइन हैबिट्स के बारे में पता है, आपके रिलेटिव्स के बारे में पता है, आपके फ्रेंड्स के बारे में पता है, आप क्या क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, कहाँ रेस्टोरेंट में गए, कहाँ घूमने गए, सब पता है, क्योंकि आप ही ने वो डेटा उसको दिया है। आप ही ने वो डेटा उसको दिया और आप ही उसका प्रोडक्ट है। अब वो उस डेटा को सेल करता है और उससे करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। यानी वेब 1 और वेब 2 के अंदर, वेब 1 में पब्लिशर्स, वो जो स्टैटिक वेबसाइट क्रिएटर्स थे, वो आपको आप उनकी इंफॉर्मेशन को तो कंज्यूम करते थे बट कंट्रोल उनके हाथ में था, वो क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। वेब 2 के अंदर पूरे आपके डेटा, आपकी पूरी बाइंग बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सारे सीक्रेट्स इन कंपनीज के पास है। यानी आप हमारे इस पर्टिकुलर वेब 2 के जो है आप प्रोडक्ट है। वेब 3 के अंदर गेम पूरा का पूरा बदलने वाला है। वेब 3 के अंदर जो चेंज आ रहे हैं वो इस पिक्चर से हम समझ पाएंगे। जैसे ये पिक्चर नंबर 1 में आप देखेंगे, श्रीमान जो है एक बुक उठा रहे हैं, ये बुक पढ़ेंगे और वापस यहाँ रख देंगे। ना तो इन्होंने कुछ एडिशन किया ना कोई डिलीशन किया। ये था वेब 1। वेब 2 में क्या है, आप ये देख सकते हैं, महाशय किताब से कुछ गा रहे हैं देख के, उधर पीछे फोटोग्राफ हो रही है ना, बुक्स तो हैं, पढ़ भी रहे हैं लोग। और देखिए इसे सोशल नेटवर्क या सोशल हब का रूप बना दिया गया है। यानी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मल्टीपल वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ स्टैटिक है, कोई कम्युनिकेशन या वैल्यू एडिशन नहीं है, यहाँ आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बट उस वैल्यू एडिशन के आप ओनर नहीं है, उसके ओनर वो प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी बेसिकली जो भी आपने वहाँ डेटा जनरेट किया, पर्सनल या अदरवाइज, उस सबके ओनर जो है वो प्लेटफॉर्म से, न कि आप। इंस्पाइट के वो आपका प्रोफाइल है, आप उसके मालिक नहीं है। वेब 3 के अंदर ये सारी चीजें बदलने वाली है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं, वैसे ही अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म होंगे और उन सब प्लेटफॉर्म्स में जो डेटा होगा वो क्रिएटर का होगा, वो इंडिपेंडेंटली क्रिएटर ही ओन करेगा। आइए हम जानते हैं इसको।
Web3 जो है वो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, यानी इसमें कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं, कोई भी एक पार्टी या कुछ पार्टियां इसे कंट्रोल नहीं करती। ये गेम चेंजर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे आधारित है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को जो जुड़ने का जो लॉट है उसको एक ब्लॉक कहते हैं, और वो इंटरकनेक्टेड है। आपने कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर पे काम करता है। डिजिटल लेजर यानी किसी भी तरह का आपने कोई डिजिटल डेटा ऐड किया तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स पे दिखेगा और वो वहां पे प्रिजर्व हो जाएगा, उसको कोई भी ऑल्टर या परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसे कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी उसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और अनचेंजेबल रिकॉर्ड है जिसे कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक डिजिटल लेजर है जो कि सारे कंप्यूटर्स से कनेक्टेड है और इसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑल्टर एंड हैक। इसको कोई भी नहीं कर सकता, नहीं इसे कोई ब्लॉक कर सकता है, और ये एक चेन के रूप में है और ये परमानेंटली और ट्रांसपेरेंटली ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और ये इसके हमेशा सारे ट्रांजेक्शंस हमेशा क्लियरली प्रिजर्व्ड रहेंगे और क्रिएटर के हाथ में उसका राइट रहेगा, यानी यू आर द वन हु इज द ओनर ऑफ दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि Web1 जो था वहां हम कंज्यूमर था, Web2 के अंदर हम प्रोडक्ट थे, Web3 के अंदर हम यूजर और ओनर हो जाएंगे। अब हम और जानते हैं क्या होता है Web3 के अंदर। Web3 जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे चलता है, यानी एक यूजर का दूसरे यूजर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और बीच में किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता आप क्या उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सारी सीक्रेसी और प्राइवेसी रहती है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन के साथ चलता है, इसको कोई यूज नहीं या कंट्रोल नहीं कर सकता। ये परमिशनलेस और ट्रस्टलेस कम्युनिकेशन के साथ काम करता है, यानी Web3 पे आपको किसी भी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं करनी होती। जैसे आप कोई अकाउंट खोलते हैं, किसी भी तरह के गूगल अकाउंट खोलते हैं या फेसबुक अकाउंट खोलते हैं या कोई और सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलते हैं या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं और उसमें आप दुनिया भर की उनको परमिशंस दे देते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता उस परमिशन का आपके डेटा का कर क्या रहे हैं। वो आपके डेटा को बेच रहे हैं, वो आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपका उन पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे इट इज अ परमिशनलेस एंड ट्रस्टलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको किसी को परमिशन देनी नहीं है, ना किसी से परमिशन लेनी है, और न ही कोई आपकी डेटा को कंट्रोल करता है। और ये ट्रस्टलेस कम्युनिकेशन है, यानी आपको किसी भी तरह से कोई भी ट्रस्ट का इशू नहीं आएगा। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी है इसके अंदर, क्योंकि सारे की सारी जो डेटा है वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के साथ में कंट्रोल रहता है। इंटरऑपरेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Web2 या Web 2.5 जो होता है AI आने के बाद में कहलाता है। Web 2.5 या Web 2 के अंदर आप जो भी किसी भी तरह का आप डेटा एक प्लेटफॉर्म पे है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए एडी चोटी का जोड़ लग जाता है, उस पर हम चेंज करते हैं। जब यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत इजी है, क्योंकि कहीं पे भी कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, पूरी डिसेंट्रलाइज्ड डेटा है, तो आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आसानी से किसी भी चीज को ले जा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो आप ही का रहेगा, जिसने डेटा को ऐड या चेंज किया या डेटा वैल्यू ऐड किया है वो ही उसका ओनर है। तो आइए अब तीनों को हम अच्छे से समझते हैं टेबुलर फॉर्म में। Web1, Web2 और Web3 में क्या डिफरेंस है। अब हम देखें, Web1 जो है वो स्टैटिक कंटेंट है, उसमें सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट होता है, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। Web2 में वैल्यू एडिशन हो गया, रीड के साथ आप राइट कर सकते हैं, डायनामिक डेटा है, ऑडियो है, विजुअल है, और उसमें मूवमेंट चलते रहते हैं, इमेजेस मूव करती हैं, ऑडियो विजुअल्स आ गए। Web3 और भी जबरदस्त है, रीड, राइट और ओन करते हैं। यहाँ फर्स्ट 2 लेवल में हम कुछ भी ओन नहीं करते थे, यहाँ तो हम कंज्यूम करते थे और यहाँ हम खुद ही प्रोडक्ट हैं। सब कुछ ओन दूसरे लोग करते हैं और यहाँ पे हम सब कुछ खुद ही ओन करते हैं। डायनामिक कंटेंट है और यूजर ही ओनर है। यहाँ वेबसाइट ओनर्स कंट्रोल करते थे, यहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स गूगल, फेसबुक, अमेजॉन ये सब कंट्रोल करते हैं, यहाँ यूजर ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। यहाँ पे सिर्फ ब्राउजिंग और रीडिंग होती थी, यहाँ इंटरेक्टिव सोशल नेटवर्किंग होती है, यहाँ इंटरेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन और एप्लीकेशन से कम्युनिटी गवर्नेंस होता है, यानी सब चीज जो गवर्न करेगी वो कम्युनिटी के रूप में करेगी। आगे हम जानेंगे क्या होता है। टेक्नोलॉजी जो थी वो पहले बेसिक HTML पेजेस होते थे और हाइपरलिंक से अलग अलग वेब लिंक या वेबसाइट्स खुलती थी, ये फिर डायनामिक बन गए और क्योंकि ऑडियो विजुअल्स आ गया और 2-वे कम्युनिकेशन हुआ तो डायनामिक बन गए ये सारे के सारे। अब ब्लॉकचेन आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी। ब्लॉकचेन हमने पहले डिस्कस किया और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स और ब्लॉग पोस्ट से ये सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हुआ Web 2 में, और अब डी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स NFTs और DAO में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज डेफी प्लेटफॉर्म्स या डी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज की तारीख में अब हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं
हम यूपीआई से कर रहे हैं तो यूपीआई हमारे बैंक से कनेक्टेड है, हमारे बैंक आरबीआई से कनेक्टेड है, आरबीआई गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में आप एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसमें कोई बैंक नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा। कैन यू बिलीव दैट? आपको किसी भी तरह का कट, कमीशन वगैरह कुछ नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। आप किसी भी व्यक्ति से दुनिया में कहीं पे भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेफी प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हैं, यानी फुल फ्रीडम and no charges given and you can do all types of transaction. Of course ये इवॉल्व हो रहा है, अब इसमें नए नए फॉर्मेट्स आएंगे तो आगे और क्लैरिटी आएगी। NFT जिन्हें हम नॉन फंगिबल टोकन्स भी कहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, कोई म्यूजिक बनाते हैं, कोई आर्ट वर्क बनाते हैं, तो आप उसकी डिजिटल ओनर होते हैं, उसे कहते हैं नॉन फंगिबल टोकन्स। यानी इट इज समथिंग विच cannot be transferred or anybody cannot make a copy of it. इट इज यूनिक टू यू। जिसकी NFT जिसने बनाई है वो ही उसका मालिक है और वो ही उसे बाय या आगे फर्दर सेल कर सकता है। डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। तो डाओ क्या होता है? डाओ को समझना एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं। डाओ ये एक कम्युनिटी लेड एंटिटी होती है जहां पे ब्लॉकचेन की मदद से ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस होता है। अभी तक गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? या तो प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, या गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, या ऐप मेकर्स कर रहे हैं जो आपसे परमिशंस ले रहे हैं और वही आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म या ऐप के साथ में। लेकिन यहां पे सारी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज होगी और ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नेंस भी होगी और ऑटोमेटिकली आपकी डिसीजन मेकिंग भी अपने आप होगी। तो इस तरह से हमारा Web3 आगे जा रहा है। अब Web3 के साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे उसकी स्केलेबिलिटी जो है अभी कम है, अभी जो उसकी स्पीड या ट्रांजैक्शन स्पीड है वो कम है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूँ, Web3 के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे पोल्काडॉट नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है क्रिप्टो करेंसी का, जो कि अभी 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक ही लिमिटेड है। आने वाले टाइम में 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक चला जाएगा। आई एम सॉरी, 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड 65 पे चला जाएगा, जो कि अब धीरे धीरे होगा ग्रो। अब ये किस वजह से अभी तक ग्रो नहीं हो रहा? क्योंकि पेस ऑफ एडॉप्शन स्लो है। हमें जब पता ही नहीं होगा किसी चीज के बारे में, हम उसे नहीं यूज कर सकते, राइट? जब पहली बार व्हाट्सएप आया था तो हमें पता ही नहीं था व्हाट्सएप क्या है, टेलीग्राम क्या है। हम उसे यूज करने लगे, हम सीखे, तो आपने देखा अरबों अब उसके कंज्यूमर्स हो गए। वैसे ही Web3 को अभी बहुत लोग जानते ही नहीं है। तो जैसे जैसे Web3 से लोग इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, उसे कंज्यूम करने लग जाएंगे, उसका एडॉप्शन बढ़ जाएगा और Web3 की स्पीड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है आपके डेटा का हैक होने का। इसमें कोई भी पासवर्ड का रीजनरेशन का लफड़ा नहीं है, रिगेनिंग एक्सेस का कोई लफड़ा नहीं है। आपका सिक्योर है आपका डेटा, आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो, कोई पासवर्ड की या रिकवरी का इसमें इशू ही नहीं है। यूजर फ्रेंडली फीचर है, आप आसानी से रिकनेक्ट हो सकते हो अपने जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, आप अपने यूजुअल डिजिटल आइडेंटिटी। रेगुलेटरी कंसर्न जरूर इसमें Web3 में निकल करके आ रहे हैं कि भाई सरकार नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन कंट्रोल करेगा, कौन इस चीज को संभालेगा? और ये भी एक आरोप लगा जा रहा है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, जो कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है और उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। अब इसमें एक और ये कि इसकी रेगुलेशन कौन करेगा, कौन इसे कंट्रोल करेगा, कौन इसका सेफगार्ड करेगा? तो इसका जवाब ये है कि ये ऑटोमेटिकली होता है डाउज की मदद से, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी बहुत स्मूथ है, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से डेटा और एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हो। AI इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, इसीलिए DApps यहाँ पे बनेंगे। DApps यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एप्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। ये एक ऐसे ऐप है जिसमें कोई परमिशन वगैरह आपको ग्रांट करने की जरूरत नहीं है, ये फुली डिसेंट्रलाइज है और कोई भी आपको कंट्रोल नहीं करता। यू आर द वन हु इज द ओनर एंड यू यूज दीज एप ओनली एज अ प्लेटफॉर्म, ओनली एज अ यूज केस एंड यू कंट्रोल एवरीथिंग। इंटीग्रेशन विद रियल वर्ल्ड एसेट्स एंड सर्विसेज आसानी से होगी और धीरे धीरे ये सब चीजों को रिवोल्यूशनाइज कर देगा, जैसे सप्लाई चेन हो गए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, और इवन वोटिंग के अंदर भी आने वाले टाइम में Web3 का यूज होगा। हम Web3 की मदद से मिनटों के अंदर किसी भी एक देश में वोटिंग कर लेंगे और काउंटिंग भी सेकंड्स या मिनटों में ही हो जाएगी। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, मिनटों में ही, मतलब लेस देन 1 आवर में ही वोटिंग और काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर सब कुछ हो जाएगा, इतना फास्ट काम होगा। नए नए गवर्नेंस मॉडल्स इसमें आएंगे डाउस के, और वो बहुत इंक्लूसिव होंगे और उसमें किसी भी तरह की हैकिंग या बैड एक्टिविटीज या बैड एक्टर्स की एंट्री नहीं होगी, कोई भी गलत तरीके की क्राइम्स होने के चांसेस
ना के बराबर है। तो साथियों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? जो मैंने बताया वो आपको सिंपली समझ में आया या नहीं आया? आपको इसमें और क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं? आपको किस किस तरह के टॉपिक, रिलेटेड टॉपिक्स समझने हैं वेब3 से रिलेटेड, आप लिखिए। जैसे मैंने आपको एक फाइनेंस का एक बहुत केस यूज बताया, वैसे बहुत सारे और केस यूजेस हैं। आप बताइए वेब3 के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं या आप क्या जानते हैं? जस्ट गिव मी अ कमेंट अबाउट वेब3। लाइक जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से।